आप रविंदर की वाइफ बोल रही हैं? तो मैंने कहा कि हाँ जी मैं रविंदर की वाइफ बोल रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई समंदर में उनको उठा लिया है, बंधक बना लिया है। आई टोल्ड देम शार्प कि मैं चाहे कुछ भी करूँगी, आप मेरे से 15 करोड़ मांग रहे हो ना, मैं 25 दूंगी, बट यू कीप माई हस्बैंड अलाइव, जस्ट कीप हिम अलाइव। क्योंकि वहाँ पे अगर उनको ये यकीन हो जाता है कि भाई रैंसम नहीं आने वाला, तो दे डेफिनेटली किलते। अपने मुंह में कपड़ा ठूस के बुरी तरह से, और मैं रो रही होती थी कि ये इसके लिए देशभक्ति भरी जाती है, ऐसे राष्ट्र के लिए। जहाँ एक इंटरव्यू में मैंने ऐसे ही कह दिया था, मैं राहुल गांधी जी को गोली मार दूंगी, क्योंकि मुझे लगा था कि वही एक आदमी है जो सबसे पावरफुल है और जो मेरे पति को बचा सकता है, और वो मिल नहीं रहे। और वो मिल नहीं रहे। और मेरी ये अंतिम उम्मीद थी, मतलब राहुल गांधी बस माई लास्ट होप कि मैं यहाँ से कुछ निकाल सकती हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि मैडम सिर्फ 1 महीना, आप 1 महीना मतलब आराम करें, 1 महीने बाद आपके हस्बैंड आ जाएंगे। उस वक्त के लिए मुझे सच में ऐसे लगा कि सब कुछ झूठ था। पाकिस्तान अपने नागरिकों के लिए रैंसम देने की तैयारी कर रहा था। मेरी तरफ से मेरी गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही, तो मैं बड़ा जोर से रोई उस दिन जंतर मंतर पे, और मैंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। जिसको लगता है ना कि पाकिस्तान में कुछ खराब लोग रहते हैं, वो प्लीज एक बार पाकिस्तान जरूर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर, और आज हमारे साथ खास बातचीत में बहुत खास मेहमान हैं। संपा, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, एक उम्मीद है, हौसला है, जज्बा है, और गहरे अंधेरे को चीरती हुई आशा है। आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं इस बातचीत में कि संपा इतनी बेहद खास क्यों है हमारे लिए, और क्या कहानी छुपी है उनकी जिंदगी की, जो आज शब्दों में पिरोकर एक किताब के रूप में आपके हमारे सबके साथ है, हम सबके पास है, ताकि हम वहां से एक उजाला ढूंढकर, अगर कहीं अंधेरा है अपने जिंदगी में, अपने आसपास में, तो वो उजाला बिखेर सकें। पहले स्वागत करते हैं संपा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया नहीं कि आप कौन हैं, मैंने बस ये बताया कि आप क्या हैं हमारे लिए, इस दुनिया के लिए। लेकिन आप बताएंगे संपा कि आप कौन हैं, क्या आपकी कहानी है कि उसे अब किताब का रूप दिया गया है। संपा बिल्कुल एक आम हरियाणा के गांव में पली बढ़ी एक संस्कृत के प्रोफेसर की बेटी हैं, और बड़ी स्वच्छंदता से, बड़ी मोहब्बतों के साथ पिताजी ने उसे शिक्षित किया। और उसके बाद जैसे हर एक जो स्त्री होती है, वो बेसिकली बचपन से सुनती भी रहती है कि लड़कियां पराया धन होती हैं, तो मैं भी वही पराया धन थी। और फिर मेरी शादी हो करके जो है वो मैं झज्जर ज़िले में लाड़पुर में श्री राजेंद्र सिंह के घर पहुंच गई। तो बस संपा तो यही थी। अब वो संपा जो किताब में है वो कैसे बनी, और उसके पीछे एक कहानी है, एक दर्दनाक कहानी। वो कहानी आप सुनेंगे, एक अलहड़ सी मस्त मौला लड़की जिसको किसी चीज की फिक्र नहीं, या फिक्र होने नहीं देगी, क्योंकि घर में लाडली थी, छोटी थी माँ बाप की। और अचानक से ऐसा क्या हुआ संपा की जिंदगी में, शादी के बाद कुछ महीने ऐसे गुजरे कि वो कुछ महीने नहीं थे, सदियों जैसे बीते, और दिल को, आत्मा को चीरते रहे। और वो दर्द इतना कि आज मुझे बोलते हुए महसूस होता है कि वो एक लड़की के लिए कितना बड़ा दर्द होगा, क्योंकि आपके पति को सोमालिया में समुद्र डाकुओं ने पकड़ लिया था, अगवा कर लिया था। और वही जंग आज ये किताब बता रही है कि कैसे आपने वो जंग अकेले लड़ी। जी, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि उस जंग में मैं अकेली थी, क्योंकि बहुत सारी दुआएं और बहुत सारे लोग मेरे साथ थे। हाँ, ये अलग बात थी कि जंग किसी ने शुरू करनी थी, और वो जंग शुरू करने वाली मैं थी। और जंग बेसिकली मुश्किल तब हो जाती है किसी के लिए भी जब उस जंग को लड़ने वाली एक औरत हो, क्योंकि औरत के लिए बाकी सब चीज़ें कुछ हद तक जो शायद कहीं भी नहीं जा सकती, वो कुछ अनकही सी मुश्किलें जो पापा के घर में रहते हुए मुझे कभी ऐसे महसूस ही नहीं हुआ था कि औरत की ज़िंदगी में ये परेशानियां भी हो सकती हैं। तो जब घर से आप बाहर निकलते हो, तो वो कहते हैं ना कि पिता अपनी बच्ची को बड़ा ढकमूंद के पालता है, ताकि वो कुछ ख़राब नज़रों का, ख़राब एनवायरनमेंट का शिकार ना हो। तो मेरा जीवन बिल्कुल
जब अचानक से आप बहुत ज़्यादा छायादार पेड़ों के बीच में पलते हो और फिर अचानक से आपको शदीद गर्मी में, वो भी हाई टेम्परेचर्स में आपको धूप में खड़ा कर दें, और वो नजरें जिनसे बचा के हमें रखा जाता है, और बेटियों फिर को। आपको उनका एक्सपीरियंस भी नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि और आपको ये सिखा करके बड़ा किया जाता है कि भारत जो है वो बड़ा सुसंस्कृत देश है, यहाँ की संस्कृति जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिच किस्म की है। तो तब हमें मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस हुआ उस अपनी यात्रा के दौरान कि शायद कुछ चीज़ें गलत थी, शायद क्या ज़्यादातर चीज़ें गलत थी। क्योंकि अगर लड़ाई आपकी अपने खुद के सिस्टम से हो, खुद के सिस्टम से, तब आपको हार और जीत का ज़्यादा अंदाज़ा आपके भीतर बढ़ने लगता है। क्योंकि मैं बाहर से भी लड़ रही थी, क्योंकि लड़ाई तो मतलब किसी और कंट्री के साथ था, हस्बैंड भी कहीं और थे, लेकिन एक जो युद्ध था ना वो खुद के लोगों के साथ भी शुरू हो गया था। दो युद्ध सही, 2 युद्ध लड़ रहे एक थे, अपने अंदर और अपनी तकलीफ, और दूसरा अपनों, सिस्टम सरकार, और तीसरा एक जो मीलों दूर बैठे हैं पति आपके। नहीं, मैं आपको क्या समझा रही हूँ कि वो एक ऐसा लड़ाई मेनली 2 ही थी। पति के लिए तो कोई भी औरत लड़ जाएगी, कोई भी औरत लड़ेगी, मुझे ऐसा यकीन है। अगर वो भारत की औरत है और तो वो कोई भी औरत अपने पति को बचाने के लिए लड़ेगी। लेकिन मैं किस चीज़ से लड़ रही थी कि आपको वो शिक्षा नहीं दी गई जो शिक्षा आपको बाहर समाज, जो एक बुरा समाज है, उससे लड़ने के लिए जो एक कैपेसिटी किसी स्त्री के अंदर होनी चाहिए, वो कैपेसिटी मेरे अंदर कम थी। क्योंकि मैंने कभी बुराई देखी ही नहीं थी कि बुरी भी कोई चीज़ होती है। और दूसरा कि आपको सिस्टम को समझना था, और लड़ाई आपकी इंटरनेशनल लेवल पे थी। मतलब किसी लड़की के लिए किसी साधारण गांव से निकल करके, एक बहुत सुरक्षा घेरे से निकल करके, और अचानक से परमाणु बॉम्ब्स का सामना करना, या उसको ऐसी सिचुएशन में झोंक देना जहां वो ये समझ ही नहीं पा रही कि झूठ क्या है और सच क्या है, किस पर यकीन करें, किस पर यकीन करें और किस पर ना करें। सही है कौन सी? हाँ, मुझे तो मेरे जो संविधान था उसमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी साफ साफ लिखी हुई थी कि भाई मेरा राइट टू लाइफ है, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग है। मतलब ऐसे हमने भी संविधान के कुछ चीज़ें हमें अपने स्कूलिंग के दौरान हम पढ़े थे, हमारे मौलिक अधिकार थे, हमारे कर्तव्य बताए गए थे। लेकिन वो 4 कर्तव्य, 4 मौलिक अधिकार पढ़ने से जिंदगी नहीं समझ आती। और फिर जब आप उस एक्सपीरियंस को धीरे धीरे, जब आपको कीचड़ में उतरना था और आप ऑक्सीजन की कमी फील कर रहे थे, तो मैं उस ऑक्सीजन के लिए खुद के लिए भी लड़ रही थी कि मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। और मेरा सांस बड़ा बुरे तरीके से मतलब सांस मेरी टूटने ही वाली थी। मतलब हर दिन, मतलब मैं ऐसे माहौल से गुजरती थी जिसमें मुझे ऐसे लगता था कि तेरा आज प्राण निकलेगा, आज प्राण निकलेगा। और फिर मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील होता था कि मेरा छोटा सा बच्चा, मेरे सास ससुर, मतलब जो शायद हमारे बाद शायद ऐसी जगह छूट जाते कि शायद उनका मरना मजबूरी हो जाता। हम तो चलो विक्टिम बनते परिस्थिति के हाथों, लेकिन वो संभव है वो सुसाइड करते। तो मुझे वो भी चीज़ थी। तो आप ये समझिए कि मेरे अंदर कितनी शदीद घृणा होगी कि जब आप किसी सिस्टम में घुसते हो और आपको धकेल दिया जाए, सिस्टम में घुस रहे हो और आपको फेंक दिया जाए। तो मुझे ये महसूस हुआ कि भाई भारतीय संविधान आखिर किन समान अधिकारों की बात करता है। मतलब मुझे याद है कि बोलते थे कि भी महात्मा गांधी का हमको पढ़ाया जाता था कि आज़ादी का, फ्रीडम का विज़न क्या था। तो उन्होंने लिखा है कि भाई देश के हर नागरिक की आंख से जब आंसू ख़त्म हो जाएंगे ना, तब हम आज़ादी को अचीव कर लेंगे। असली आज़ादी हमें तब प्राप्त होगी। हाँ, और उस वक्त मुझे इतना पता है कि जब मुझे लग रहा था कि जो मेरे हस्बैंड का राइट टू लाइफ है वो खतरे में पड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं में भी कुछ अपनी ऑब्लिगेशंस या अपनी कुछ लिमिट्स के चलते संभव था कि हो सकता था कि कुछ चीज़ें सरकार के दायरे में मुश्किल थी या कुछ भी थी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि किसी भी सरकार के लिए क्या अपने नागरिकों की सुरक्षा कई बार इतनी मुश्किल हो जाती है कि भाई मतलब मैं कहीं पे भी बैठी होती थी गली चौराहे पे, या जब अपने कैंपेन के दौरान या मैं दौड़ रही होती थी, तो कई बार मैं अपने मुंह में कपड़ा ठूस के बुरी तरह से, और मैं रो रही होती थी कि ये इसके लिए मतलब हमारे लिए अंदर इतनी
देशभक्ति भरी जाती है ऐसे राष्ट्र के लिए जहाँ हम भारत के ही राष्ट्र नागरिक जो हैं वो मतलब अगर आपको कोई ये बात बोल दे कि भाई ये तो कुछ इंटरनेशनल मैटर है या फिर भारत के संविधान में रैंसम को सही नहीं समझा जाता। किस्सा एक बार हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या हुआ था आपके साथ 2010 जी 2010-11 में ना, तो वो क्या किस्सा हुआ था, कैसे आपके पति कहाँ थे, कैसे आपको पता लगा, ताकि वो आपसे रिलेट कर पाए ऑडियंस की फिर ये कहानी बनी कैसे? जी एक्चुअली मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी का पार्ट थे और कई बार ऐसा है कि भाई अब हमें तो पता नहीं था कि समुंदर की तकलीफ़ों का वो उन्होंने MV स्वेज पे उनका कोई 8-10 महीने का कोई कॉन्ट्रैक्ट था तो वो चले गए थे जैसे रेस्ट ऑफ दी मर्चेंट नेवी ऑफिशियल्स जाते हैं। फिर एक दिन मेरे पास अचानक से मधु शर्मा जी का फ़ोन आता है जो जहाज़ में जो उनके पति थे नरोत्तम कुमार शर्मा, वो सेकंड इंजीनियर थे। अब क्योंकि वो ओहदे में मेरे पति से बड़े थे तो खबर उनकी फैमिली के पास पहले पहुंची थी। वैसे तो ये होता है शिपिंग मिनिस्ट्री का काम, आपका उन शिपिंग इन्फॉर्म करना, लेकिन इनको हाईजैक हुए करीबन 1-1.25 महीना शायद तब तक हो गया था व्हेन वी रिसीव्ड द न्यूज़। तो मधु शर्मा जो थी उन्होंने उस रोहतक बस स्टैंड से, मैं उस टाइम पे अपने फादर के विद्यालय को मैं संभाल रही थी एज प्रिंसिपल, तो बड़ा हसल बसल में भागते हुए मुझे कुछ उसके शब्द सुनाई दिए कि आप रविंदर की वाइफ बोल रही हैं। तो मैंने कहा कि हाँ जी मैं रविंदर की वाइफ बोल रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको पता है आपके मेरे पति एक ही जहाज़ में काम करते हैं। मैं बोली अच्छा जहाज़ में काम करते हैं। और उस वक्त मैं सच बताऊँ मैं पानी के जहाज़ को भी कैलकुलेट नहीं कर पा रही थी। जहाज़ बस सुन लिया हाँ ऊपर का है या पानी का है, मतलब मैं इतनी तेज़ी में थी क्योंकि वो एक 7:20 वाली बस जो बड़ी तेज़ी से निकलती थी, तो मुझे लगा कि अगर ये छूट गई तो फिर मैं अपने वर्क प्लेस पे लगभग 9:30 या 10 बजे पहुंचूंगी। तो अब मेरे को सच में आप विश्वास नहीं करोगी कि मतलब जैसे कुछ शब्द हम लोग सिर्फ नॉवेल्स में कहानियों में ऐसे ही पढ़ते हैं और उनके प्रति रोमांचक फील करते हैं कि अच्छा पायरेट्स और ऐसे क्या कहते हैं सी और क्या कहते हैं पिस्टल्स और AK-47 और दाएं 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 दाएं, मतलब वो सिर्फ एक बच्चा है जो मतलब उसको किताबों में पढ़ के खुश होता है। लेकिन मेरे को लगा कि अच्छा क्या बोल रही है वो, मतलब एक पल के लिए तो मेरा दिमाग स्ट्राइक भी नहीं कर पाया कि मतलब वो बोल क्या रही थी। और मैंने उसको कहा कि हाईजैक मतलब क्या, हाईजैक क्या बोला कि वो समंदर में उनको उठा लिया है, बंधक बना लिया है। तो मैंने कहा कि रुकिए आप, मैं आपको 2 मिनट में फ़ोन करती हूँ। मुझे लगा कि मुझे बस में चढ़ना चाहिए, लेकिन वो पायरेट्स वर्ड सुन के कहीं ना कहीं मेरे दिल की धड़कन मतलब ऐसे थ्रोबिंग बहुत बढ़ गई थी। तो मुझे याद है कि मैंने वो गवर्नमेंट बस का जो बैम्बू पकड़ा हुआ था खिड़की में चढ़ने के लिए, एक पैर ऊपर था एक नीचे था, कि वो मैंने अचानक छोड़ दिया और मैं वो एक ग्रीन सा बेंच था और मैं उसके ऊपर बैठ गई। फिर उसके बाद मैंने वापस इन मोहतरमा को उसी नंबर पे कनेक्ट किया और इनसे आराम से बात पूछी कि आप मुझे ये बताएं होता क्या है। तो इन्होंने मुझे नाम लिया सोमालिया का, जो मैंने कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा भी कोई कंट्री, मतलब कोई है कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होती, जहाँ पे सिर्फ हथियार ही हथियार पाए जाते हैं, जहाँ पे छोटा बच्चा भी, एक 4 साल का बच्चा भी पिस्तौल और वो सब बेच रहा होता है रेडियो पे और उसको चलाने में कोई हेजिटेशन नहीं होती और उनका सब कुछ, मतलब ये सब सुन के मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब कोई फिल्म का सीन है, बस ये सीन है और ये चला जाएगा, मतलब सीन है ये। मैं ये इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि दिस इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ ओनली, और मैं इस बारे में कर क्या सकती हूँ। मीन्स ऐसे इतना पार समंदर, और मैं शुरू कहाँ से करूँगी और कुछ होगा भी कि नहीं होगा। और मुझे आज भी पता है कि मैं, क्योंकि जब एक हस्बैंड चाहे किसी वजह से ही, चाहे उनका मर्चेंट नेवी प्रोफेशन था, लेकिन मैं रहती तो उनसे अलग ही थी, वो 7-8 महीने का। और मैं ये समझती हूँ कि भाई अगर कोई लेडी इमोशनल है या वो बहुत सशक्त नहीं है तो ये कोई उसका ड्रॉबैक नहीं होता कि वो हमेशा चाहती है कि उसके पति या उसके पिता, उसके भाई उसके आसपास रहे। मैं उन्हीं में से एक थी कि मुझे लगता था, एक तो वही फ्रस्ट्रेशन कि भाई वो कुछ समय हमको वो 8-8 महीने या 6-6 महीने अलग गुजारना पड़ता था। तो मुझे आज भी याद है कि शायद मैं इतने बुरे तरीके से कभी नहीं रोई होंगी कि मैं वहाँ बैठ के एक पल के लिए तो मैंने खुद को ठंडा किया, मतलब खूब ही रोई मैं। और फिर मैं मतलब पैदल चलते चलते
अपने घर पहुंच गई थी पैदल, जो सिटी में मेरे फादर मदर इन लॉ का घर था। मुझे ये भी नहीं लगा कि मुझे ऑटो लेने की ज़रूरत है। मुझे पता नहीं क्या क्या सोच रही थी मैं, पता नहीं, मेरे दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आते जा रहे। मैं कभी खुद को कोस रही, कभी ये सोच रही कि मैं करूँगी क्या, कभी मतलब मेरे हाथ में क्या है, मतलब पता नहीं, करोड़ों सवाल थे जिन्होंने मेरे को मतलब ऐसे। और मुझे इतना पता है कि जब मैं घर में घुसी तो मैं घर के सोफे पे एकदम से धड़ाम से गिरी थी, और मुझे यही समझ नहीं आ रहा था। और पापा मम्मी, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं होती थी कि मेरा इस टाइम पे आना है, तो किसी ने बस, जब वो बाहर निकला ना 10-15 मिनट के बाद किसी काम से, तो मुझे पूछा गया कि आप इतनी जल्दी कैसे आई हैं। मुझे एक पल के लिए, तो मैं आपको क्या बताऊं, मेरे में हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं उन्हें सच बता दूं। मैं एक बार अपनी मदर इन लॉ का फेस देख रही थी, एक बार फादर इन लॉ का, जो कुछ भी इमेजिन कर रहे थे, कुछ भी इमेजिन कर रहे थे कि इसका पेट दुखा होगा, या ये इसको बुखार आया होगा, ये इसलिए घर पे आ गई है। लेकिन उनमें से कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकता था कि इट इज़ अबाउट देयर सिंगल सन। तो वो एक सिचुएशन इमोशनल लेवल पे मतलब सबके लिए नागवार थी। और हम मिडिल क्लास फैमिली थे, मेरे फादर आर्मी पर्सन थे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा बहुत सिंपल सा फैमिली। अब कौन सी महाभारत मतलब हमने लड़नी थी, या उस वक्त तक तो खैर माइंड में नहीं था, बट लेटर ऑन चलो स्टेज बाय स्टेज कुछ सीखा, कुछ समझा। बताया दोनों को कि आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ है? बिल्कुल, मैंने अपने फिर थोड़ी देर के बाद मैंने उन्हें बताया कि रविंदर का शिप सोमालिया में कहीं बता रहे हैं हाईजैक हो गया है। तो एक पल के लिए तो मुझे इतना पता है कि मेरी मदर इन लॉ को मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे वो, उनको ना जैसे मतलब ऐसे प्रॉब्लम हुई कि जैसे सांस नहीं ले पा रही हैं या कुछ ऐसे हो रहा है। तो फिर हम दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए रो रही थी कि अरे नहीं। और मुझे ये लगा कि जो खुद ऐसा चाह रही थी कि कोई मुझे आके ये कह देता कि कुछ नहीं होगा, मुझे अपनी मदर इन लॉ को ये कहना पड़ रहा था, मम्मी मैं हूँ ना, मैं देख लूँगी, आप ऐसे भी मतलब ऐसे मत करो, हम देख लेंगे मिलके। फिर मैंने अपने फादर को कॉल किया, खुद के फादर को, क्योंकि मेरे फादर काफ़ी सशक्त फैमिली से थे और ख़ुद भी मतलब काफ़ी दबंग थे। हमने देखा था उन्हें बहुत सारे सोशल मसलों के ऊपर बात करते, तो सिखाया था उन्होंने हमें भी साथ में। तो ठीक है, नट शेल में पाला ज़रूर, पर किसी भी युद्ध के लिए मतलब हम लोग वैसे सिंपली प्रिपेयर्ड थे कि भाई उनकी बच्चियां स्वच्छंद माहौल में पलने के कारण मतलब दब्बू टाइप की नहीं थी कि आवाज़ उठा सकती थी। तो फिर मैंने पिताजी को फ़ोन किया, तो पिताजी ने कहा कि बेटा तू सब कुछ छोड़ के और तू एक बार घर आ जा, और आड़े बैठ के अगली रूपरेखा हम प्रिपेयर करेंगे कि हमने इस युद्ध को कहाँ से शुरू करना है और कैसे लड़ना है। और इस बीच में जैसे उन्होंने बताया, जो मधु शर्मा आपने बताया कि 1-1.5 महीना हो गया था हाईजैक हुए को, इस बीच में कभी आपके अपने पति से बात, रविंदर से बात नहीं? क्योंकि उनको बेसिकली वहाँ गए हुए ही 1-1.5 महीना हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जब कभी पोर्ट पे लगेंगे। बीच में मेरी एक बार बात हुई थी। देखिए एक खास बात थी, वो कराची से उन्होंने कोई चीज़ लोड करी थी, और कराची से लोड करके जो है वो शिप साउथ अफ्रीका की तरफ शायद कहीं बढ़ रहा होगा, मी नॉट वेरी श्योर, बट ऐसा कोई कोर्स था कि जिसमें कराची से जब निकले तो मेरे को कभी कभी ये लगता था कि जैसे हस्बैंड को हैबिट होती है, क्योंकि मेरी थोड़ा सा खुद की पसंद से मेरी लव कम अरेंज मैरिज हुई थी पिताजी के आशीर्वाद से, बट रविंदर मेरी खुद की पसंद थी। तो मुझे लगा कि ऐसे ही जैसे वाइफ को इमोशनल करने के लिए थोड़ा सा होता है ना अटेंशन गेनर, तो मुझे ऐसे लगा कि भाई अटेंशन चाहिए। तो वो मुझे कहते कि हम ना एक ऐसी जगह से गुजरने वाले हैं जहाँ पे हो सकता है कि हमको कोई ये सी पायरेट्स वगैरह मिल जाएं। तो मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे सच में हंसी आई और मुझे लगा कि मतलब क्या बोल रहा है। मतलब फिर हमने वो दुनिया कभी देखी ही नहीं, इमेजिन ही नहीं की। हाँ, वो हमारी दुनिया है ही नहीं, वो हमारे नॉवल में या आजकल मूवीज में वो हम दुनिया देखते हैं। मुझे हर बात तब तक मतलब कोई सीरियस, उसने मुझे जाते हुए बोला कि कोई ऐसी जगह है जो थोड़ा बहुत सेंसिटिव है, बट क्योंकि पिछले 10 साल से वो मर्चेंट नेवी में थे,
तो मुझे ऐसे लगा कि बेवकूफ़, मतलब मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या, कि मतलब बस ये कि मुझे लगा कि वो चाहता है कि मैं उससे 2-4 इमोशनल बातें कहूँ और उसको ये कहूँ अपना ख्याल रखना, ये रखना, जबकि क्योंकि हम लोग की अपनी जान पहचान से शादी थी, तो मैं बड़ा कैजुअली अपने पति से बात करती थी कि अच्छा ठीक है, तो अगर तुझे उठा लेना तो वहीं रह जाइयो, और हाँ, और मुझे भी बुला लेना, मज़े से आराम से मतलब उनके बीच में रहेंगे। और वो ना, जैसे वो देखते थे, वो एक पिक्चर आई थी बसंती वाली, शोले फिल्म, तो मैं सिर्फ शोले फिल्म का अपने अंदर एक वो महसूस करती थी, एक इंथुजियाज्म, जैसे हाँ बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, बस वैसा कुछ था। मतलब मैंने ऐसे, पहले कहा कि अल्हड़ सी एक लड़की थी, हाँ, बस उसको नहीं पता कि कितना बड़ा संकट है, कितनी हाँ, बड़ी ये जंग क्या आगे चीज़ लड़नी है, है। हाँ। बिल्कुल। और उसके बाद फिर कैसे आपने ये जंग शुरू की, जिस तैयारी कैसे की पिताजी के पास जाकर, कैसे आप लोगों को समझ आया कि अब कहाँ जाना है? एक बार तो समझ नहीं आता कि हमें जाना कहाँ है अब, क्योंकि मामला ही बाहर का है आपके सामने। देखिए, नॉर्मली मेरा परिवार एक पढ़ा लिखा परिवार था, पर जो इसमें जो घटनाक्रम में जो सबसे बुरी चीज़ें थी, वो सिर्फ ये थी कि भी चलो हम घर पहुंच गए, वी प्रिपेयर्ड अ स्ट्रैटेजी टू फाइट अगेंस्ट, कि भाई हम किस किस को अपना जो है अपनी प्रॉब्लम के विषय में लिखेंगे। तो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम तो मुझे यही महसूस हुई कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे हस्बैंड कौन सी कंपनी में काम करते हैं। फिर मैंने मधु शर्मा को कांटेक्ट किया दोबारा, डायरी में उसकी फैमिली, मतलब एक फैमिली वो भी है, उसका नाम लिखा, फिर उनसे पूछा अदर फैमिलीज़ के बारे में आपको कुछ पता है, तो वो भी तब तक बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ को नहीं जानती थी। मेरा सिर्फ मेरा ही नाम दिया गया था, क्योंकि मेरे पति ने रिक्वेस्टिंगली ये बात बोली थी कि आप किसी को बताओ या मत बताओ, मेरी वाइफ को बता दो किसी तरह। जैसे वो किसी एक फैमिली को कांटेक्ट कराते थे, पायरेट्स जो थे, तो सबसे पहले मधु शर्मा जी को 1-2 बार रिपीट कॉल आ चुके थे, तो रैंसम के लिए आया होगा। हाँ, कि भाई आप प्रिपेयर करो रैंसम, और नहीं तो क्योंकि कंपनी बेसिकली कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई कंपनी ज़्यादा निगोशिएशन को बढ़ा रही थी, और ऊपर से जो कंपनी ओनर था वो कह रहा था कि भी मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मैं दूंगा कहाँ से। कितने करोड़ मांगे थे? उन्होंने लगभग, पहले तो उनकी डिमांड्स जैसे होती हैं कोई 30 करोड़ 40 करोड़, लेकिन फिर क्योंकि निगोशिएशन चलता है उनके बीच में, तो वो घट घट के उस टाइम पे लगभग ऐसे 15 16 18, फिर वो डिपेंड करता था कि भाई कितना निगोशिएशन पे आप मान जाओगे, कितना निगोशिएट होगा। तो अब वो मधु शर्मा जो हैं, मैंने उनसे पूछा, तो मुझे पता चला कि भाई मेरे हस्बैंड ने ये बोला था रिक्वेस्टिंगली कि किसी तरह ना आप बस मेरी वाइफ को बता दीजिए, वो कुछ ना कुछ पक्का कर देगी, अभी आप यकीन करो मेरा, एक बार बता के तो देखो उसे। तो उसको नंबर दिया गया था मेरा कि भाई इस लेडी को कॉल करो आप। तो जब हमारा एक कम्युनिकेशन सेटअप हुआ, तो फिर मैंने उनसे कुछ जानकारियाँ ली, और उनको मैंने बोला कि आप अपने हस्बैंड का कॉन्ट्रैक्ट लेटर है आपके पास? तो उन्होंने मुझे बता दिया कि हाँ है। तो मैंने कहा प्लीज़ आप मेरे को शेयर कर लें। वहाँ से मैंने कंपनी डिटेल्स, कौन से फैक्स नंबर हैं, क्या हैं, कई बार एक आध बार जैसे हम बीच में ऐसे ही मिलने चले गए थे किसी मंत्री से, बिना ये जाने कि भाई मेरा हस्बैंड किस कंपनी में काम करता है, कहाँ हाईजैक हुआ, बिना एक डिटेल स्टडी के। आपके पति कौन सी कंपनी? जरूरी नहीं समझते थे हम आपस में, घर परिवार में किसी को भी नहीं पता था? नहीं, किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि रविंदर ने भी कभी 10 साल की अपनी मर्चेंट नेवी की जॉब में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई मतलब ऐसा, क्योंकि हम लोग वर्स्ट के लिए कभी तैयार ही नहीं होते, हमें लगता है कि वर्स्ट कभी होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो इसीलिए बहुत आराम से ज़िंदगी कट रही थी। मैं आपको बता रही हूँ कि वी वर सो हैप्पी अबाउट आवर लाइफ, कि मतलब जहाँ कोई दुख तकलीफ था ही नहीं, तो अब अचानक से आपके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ आन गिरेगा, और वो भी ऐसे हालात में कि जहाँ से लौट पाना मतलब असंभव ही था। सबसे बुरी बात ये थी कि आपको डे 1 से पता था असंभव, डे 1 से पता था, और उसके बावजूद आप, क्योंकि आपके पास जितने रिसर्च थे, जितना सब कुछ था, उससे ये हम, मेरे हस्बैंड से पहले भी कोई शिप वहाँ पे था, MV आइसबर्ग, जो पिछले 1.5 साल से वहाँ पे क्या कहते हैं बंधक थे, और अब मेरे हस्बैंड के छूटने के बाद भी बड़ी मुश्किलात से वो लोग 1 साल बाद, उनका जहाज लगभग 2.5 साल, कुछ उनका शिप में कोई था, वो एक आध मेरे ख्याल में क्रू मेंबर्स मारे भी गए थे। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज थी क्रिएट करने के लिए। एग्जैक्टली। तो मैं तो असंभव के साथ लड़ रही थी, मुझे नहीं पता था कि मतलब कोई चमत्कार, मतलब मैं बताऊं आपको, ये बुक शायद आपको बता पाए कि भाई
वो चमत्कार आप कैसे इमेजिन कर लेते हो, मुझे तो इतना पता, 11 महीने, 11 महीने असंभव के साथ आप लड़ रहे हो, आप रो रहे हो, आपको पक्का ही पता है कि कुछ नहीं होने वाला, आपको खुद को पता है ये बात कि कुछ नहीं होने वाला। कौन सी हिम्मत है जो आपको पुश कर रही है, कौन सी पीड़ा है जो आपको चला रही है? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैं चल रही थी और मेरे अंदर ज्वालामुखी था, एक ऐसा भयानक ज्वालामुखी जो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे सिस्टम को निगलने के लिए। ये सिस्टम से टकराने के बाद या अपने एक्सपीरियंस के बाद आपके अंदर है कि अब तो मैंने कुछ करना है, जो मर्जी हो जाए? देखिए, वो मेरे अंदर तब पैदा हुआ जब मैंने एक फ़ोन कॉल अपने पति से रिसीव करी और उसने मुझे कहा कि चीज़ों के लिए ही सेड सॉरी सॉरी। और मैं मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में कि आपको अगर उस दिन मुझे ये लगा कि ये छोड़ रहा है दिल, मतलब इसको यकीन है कि ये नहीं बचेगा। उसके बाद मैंने एक चालाकी की, मेरे पास जो एक पायरेट्स का नंबर किसी तरीके से आ गया था, तो मैंने उस पर कॉल किया और मैंने उसको कॉल करके बोला कि आई शैल डेफिनेटली अरेंज मनी, डेफिनेटली, यू प्लीज़ कीप माई हस्बैंड अलाइव। आई टोल्ड देम शार्प कि मैं चाहे कुछ भी करूँगी, कुछ भी करूँगी, आप मेरे से 15 करोड़ मांग रहे हो ना, मैं 25 दूंगी, बट यू कीप माई हस्बैंड अलाइव, जस्ट कीप हिम अलाइव एंड हैव फेथ इन मी। तब मुझे ये लगा था कि क्योंकि वहाँ पे अगर उनको ये यकीन हो जाता है कि भाई रैंसम नहीं आने वाला, तो दे डेफिनेटली किल देम, और या फिर उनको सोमालिया के द्वीप पे ले जाके जेलों में बंद कर देते हैं, सिंपल काम के लिए किसी के घर में भेज देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कबीले हैं जो आपस में थोड़ी जगह के लिए लड़ते मरते रहते हैं। तो तब मेरे को कहीं ना कहीं ये लगा था कि उस वक़्त, और फिर सबसे बड़ी बात थी जब एक अकेली महिला घर से निकलती है, क्योंकि कोई एक दिन आपके साथ आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, 4, 5, 6 महीना, 2 महीना, फिर आपके पीछे मीडिया की ताकत, आप रो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, आप परेशान हो, संभव है कोई आपसे, आप किसी को आपसे सिंपैथी है, कोई आपकी स्टोरी को दिखा रहा है, पर कितने दिन, हाउ लॉन्ग? सबसे बुरी बात वही थी कि मैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और फिर वो 11 महीने में 30 डेज के हिसाब से आप काउंट करें, और हर दिन आपको ये भरोसा कि तू हार रही है, तू मर रही है, और तू हज़ारों ऐसे लोगों से मिल रही है जो ऊपर से लेकर नीचे तक आपके ऊपर रेंग रहे हैं। किसी को लग रहा है कि ये बड़े बेनिफिट की बात है, आप इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सिंपैथी दो, या फिर आप इसको घंटों इंतज़ार करवाओ। ये बिल्कुल वैसा था जैसे आपको गोली लगी हुई है, ऑलरेडी आपको लगी हुई है, ज़रूरत नहीं है आपको और किसी ज़ख्म की, वो ऑलरेडी रिस रहा है, और उस रिसते हुए ज़ख्म पे आपको और छोटे छोटे छेद दिए जा रहे हैं, बगैर ये समझे कि वो ऑलरेडी वो मर चुका। आप अगर कोई कोशिश पानी पिलाने की कर सकते हैं तो कर दें। सिस्टम में मैं समझती हूँ कि मे भी गवर्नमेंट के लिए कुछ चीज़ें हार्ड हो सकती थी, और थी शायद उनके लिए हार्ड, पर क्या किसी हार्ड से कभी कोई चीज़ बाहर नहीं आ पाई कि भाई किसी हार्ड में से कुछ अच्छा बाहर निकले, या कभी किसी ऐसी हार्डशिप को गवर्नमेंट ने डील नहीं किया कि भाई कोई तो तरीका होता होगा ना अपने नागरिकों की, अपने 6 इंडियंस थे, तो कोई तो ऐसा तरीका बनता होगा ना कि भाई आप जो है किसी तरीके से उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करें। लेकिन समझिए, आपने यहाँ पे अप्रोच किया किसी पॉलिटिशियन को हरियाणा में? किया किसी को? हाँ, उस टाइम के जो सिटिंग गवर्नमेंट कांग्रेस होती थी, हाँ, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा जी और भूपेंद्र जी, तो हमने सबसे पहले तो, हालांकि वो सिर्फ MP ही थे, हम दीपेंद्र हुड्डा जी को हमने अप्रोच किया। तो स्टार्टिंग में तो सब निराशाजनक ही था, क्योंकि भाई किसी को संभव है कि भाई मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान थी। तो क्योंकि 1-2 जगह हम पहले दिल्ली में शिपिंग मिनिस्ट्री ऑफिसेज में और DG शिपिंग और ये सबको हम लोग कुछ चिट्ठियाँ, हाँ, जो मिस्र की एम्बेसी थी जहाँ का जहाज़ बेस था, हम चिट्ठियाँ बहुत ज़्यादा लिख चुके थे, मतलब। तो उसमें फिर हमको बाद में ये चीज़ महसूस हुई कि भाई इसको जो है हमें थोड़ा सा दूसरा रूप देना चाहिए, मतलब जैसे
थोड़ा सा आप आंदोलन करते हो या अपनी बात रखने के लिए भीड़ इकट्ठा करते हो, तो उस टाइम पे देखो अपमान को पीना और अपमान को सहना, मुझे ऐसे लग रहा था कि भाई इतने सालों की आज़ादी के बाद भी, मान लो सपोज आप किसी मंत्री से मिलने जाते हो, सबसे बुरी बात क्या होती है कि मंत्री के पीछे बेवकूफ़ों की तरह एक भीड़ भाग रही होती है, बेवकूफ़ों की तरह, मतलब बिना बिना मतलब के भी, मतलब आज तक भी हम उस घटिया सिस्टम का पार्ट हैं जहाँ पे मतलब एक ढंग के हॉल या ढंग के ऑफिसेज, ढंग की टाइमिंग्स नहीं है कि किस टाइम महिलाएं मिलें, किस टाइम पुरुष मिले। आपको एक स्ट्रगल करना है, मंत्री जी कब आएंगे, कहाँ आएंगे, मंत्री जी कब आएंगे, कहाँ आएंगे। उस भीड़ में आप कैसे मिलेंगे? आप उस भीड़ में कोई आपको इधर धक्का मार रहा है, कोई उधर धक्का मार रहा है, और आपको सच में एक पढ़ी लिखी परिवार की एक बेटी या अनपढ़ भी यदि है, अगर यदि कोई भी है, कोई भी महिला है, तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि भाई उस भीड़ के साथ कोप अप करना, उस भीड़ के साथ भागना। और उसके बाद संभव है कि जैसे ही आप थोड़ा नजदीक पहुंचे, मंत्री जी निकल गए। आपको कैसी फीलिंग आएगी? आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मेरे हाथ में एक गन हो तो शायद मैं गोली मार दूं, शायद मैं मार दूं। और आपके साथ तो बार बार हुआ। एग्जैक्टली, क्योंकि सबसे मुश्किल काम किसी मंत्री को ढूंढना, उनकी कोठियों में जाना। हमें क्यों नहीं एक ऐसा डिस्प्ले दिया जाता जिसपे ये लगा हुआ हो कि आपकी सारणी है, किसी भी मंत्री की ये सारणी है, उसके ऊपर भी कुछ जब नियम हर कायदे चीज के लिए कानून छोटे हैं। छोटे ऑफिसेज हैं, हमारे पंचायतों के भी, आप जाएंगे तहसील में जाएंगे, और मंत्री का कोई ऑफिस ऐसा नहीं है जहाँ पे आप एक तरीका हो, एक सिस्टम हो जिसमें आप कोई अपनी शिकायत, कोई दर्द अपना बयां कर सके, हेल्प के लिए जा सके। वो असल में उस वक्त सबसे बड़ी पीड़ा क्या थी कि बचपन में हमको ये बताते थे कि विवेकानंद जी को किसी ने कहा कि भारतीय स्त्रियां हाथ नहीं मिलाती क्योंकि वहाँ पे हर स्त्री महारानी है, मतलब ऐसे नहीं मिलाती। वो वाकई हमें सुनाए जाते थे, पढ़ाए जाते जब थे। वो पहली बार विदेश गए तब वो किस्सा है उस वक्त और का। मैं क्या कह रही हूँ, भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है जहाँ पे पता नहीं विवेकानंद जी कौन से युग और कौन सी महिलाओं की बात कर रहे हैं, मैं सच में नहीं समझ पाई। मुझे सच में समझ नहीं है। अगर किसी को ये घमंड है कि आज़ाद भारत में स्त्रियों के ऊपर काम किया है, तो काम हुआ है, तो मैं सच में सिस्टम को ललकारना चाहती हूँ। और सच में अगर कोई सच में किसी के अंदर आंखें हैं, सिस्टम के अंदर आंखें हैं, और वो सच में देखना चाहता है कि भाई एक मतलब बहुत ही सुंदर चीज जो परमात्मा ने बनाई वो स्त्री थी, और जब उसे खुद ही ये लगने लगा ना कि इसे सुरक्षा की जरूरत है, तब उसने पुरुष को बना दिया कि आप इसकी रक्षा के लिए पैदा हुए हैं। और किससे रक्षा के लिए? पुरुषों से रक्षा, पुरुषों के से ही रक्षा। वो उनके अंदर के दैत्य को उन्होंने खुद जिंदा रखा। और वो स्वयं, देखिए, मुझे कभी इस बात की समझ नहीं आई कि वो कहते हैं कि हमने स्त्रियों के ऊपर बहुत काम किया है, कि हमने उनको पर्दा प्रथा और ये बाल विवाह और पता नहीं कौन कितनी कितनी कुरीतियों से हमने आज़ाद उनको कर दिया है। मैं कभी भी ये बात नहीं समझ पाई कि मतलब कहीं ना कहीं क्या वो अपने भीतर की कुरीति से, सिर्फ अपने भीतर की कुरीति से क्या कभी खुद को आज़ाद कर सकते हैं? सिर्फ अगर उससे आज़ाद कर लें खुद को, तो फिर हमें पर्दे में रहने में कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं दिक्कत। मैं समझ सकती हूँ उस बात को कि लोग कहते हैं, देखिए बुरा लगता है जब आप घंटों कहीं पे खड़े रह करके किसी का इंतज़ार करते हैं, घंटों, और वो आपकी मजबूरी बन गया है कि भाई आपको इंतज़ार करना ही। और किसी को ये बात समझ नहीं आ रही, एक बहुत समझदार और बहुत पद पे होते हुए आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको कोई राइट नहीं है किसी को घंटों प्रतीक्षा करवाने का, घंटों लाइन में खड़ा रखने का, और फिर अपने खुद के भीतर के अहम और घृणा से आप संचालित हैं कि आप निकले चले जा रहे हो। और वो किसी एक गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि हर गवर्नमेंट में शायद क्या कहते हैं, मुझे तो ऐसे लगा उस अपनी युद्ध के बाद 1947 से लेकर के आज तक, जिससे मैं कभी रूबरू नहीं हुई, कि ये जो लोग कह रहे थे ना कि भाई हमने स्त्रियों को ऐसे इतना बेहतर हमने इनके ऊपर काम किया, शिक्षा के ऊपर काम किया है, ये काम किया है, तो मुझे तो सच में ये लगा कि झूठ और शदीद झूठ था। ऐसा क्या हुआ? इस लड़ाई के अंजाम तक तो हम जाएंगे, इस इन बिटवीन ऐसा क्या हुआ जो इतना दर्द, और दर्द से ज्यादा आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है
ऐसा क्या अनुभव हुआ? आप सुनना चाहेंगे कि मेरे अंदर अंदर वो गुस्सा क्यों आया? मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मेरे अंदर वो गुस्सा मतलब इस बात का था कि देखिए देखिए, जरूरी नहीं है कि किसी का बलात्कार आप कपड़े निकाल के ही आप उसका बलात्कार होता है। स्त्री का बलात्कार घूरती नजरों से भी होता है। स्त्री का बलात्कार उस वक्त भी हो जाता है जब आप उससे बहुत रुक्स और बहुत अपमानपूर्ण तरीके से आप उससे पेश आ रहे हो, उससे बात करते हो। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें जिसमें एक स्त्री खुद को बहुत पीड़ाजनक हालात में खुद को महसूस करती है, क्योंकि हमारे पास पुरुषों जैसा मतलब वो स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है, क्योंकि हमें तो बड़े बड़े कोमल से अंदाज में ईश्वर ने बनाया था। और अगर उस कोमलता को अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर उस कोमलता के ऊपर प्रहार करता है तो क्या मैं समझ सकती हूँ कि क्या वो बलात्कार से कम होता है, अगर कोई समझने वाला हो। और उस वक़्त की मैं अगर आपको हालात बताऊँ ना, जो मुझे लगे कि वो पंडित नेहरू के चैप्टर्स मैंने लेटर्स टू इंदिरा पढ़े थे, और उसमें कहीं एक लेटर है जिसमें वो इंदिरा जी को लिख रहे हैं, बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन एंड इट विल टेक मे बी ईयर्स फॉर अस टू टच द लिमिट। तो यानी कि वो खुद इस बात को मान रहे थे कि हम सिविलाइज नहीं थे। और उस वक़्त जब मैं ये सब भाग रही थी ना और उस अपमान से पीड़ित थी, तब मैं भी शायद इस बात को समझ रही थी कि सिविलाइजेशन के नाम पे तो शायद हमने शुरुआत भी नहीं करी है, जिसकी बड़ी बड़ी हम कहते हैं कि हम डेवलपिंग कंट्रीज से निकल करके और डेवलप्ड कंट्रीज की रेस में भाग रहे हैं। तो उस वक़्त मैंने ये कुछ शब्द लिखे थे कि शब्दकोश स्तब्ध था, उसी के पास कहाँ कोई शब्द था। अगर मैं अपनी पीड़ा की बात करूं ना, आप अगर मुझसे पूछेंगे कि आपने क्या महसूस किया, तो मेरे लिए शब्दकोश स्तब्ध था, उसी के पास कहाँ कोई शब्द था। स्त्री की पीड़ा गाने को शिव रौद्र तांडव जरूरी था। उस वक़्त मुझे ऐसे लग रहा था कि काश भगवान शिव आ जाएं और तांडव करके इनको ये बात समझाएं कि कोई स्त्री कितना खुद को मतलब कितना मारे वो खुद को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितना मतलब मेरी लिमिट्स हो चुकी थी। और उस वक़्त मेरे मन में एक सवाल आया था कि तिरस्कार की खलिश द्रौपदी से बेहतर कौन जाना था। तिरस्कार की खलिश द्रौपदी से बेहतर कौन जाना था। औरत को निर्वस्त्र देखने की लालसा, औरत को निर्वस्त्र देखने की लालसा क्या पुरुष को शोभनीय था? गलत है वो लोग जो रावण जलाते हैं, गलत हैं। मैं प्रखर तरीके से अपनी बात कहना चाहूंगी, बहुत गलत हैं वो लोग जो रावण जलाते हैं। जुए में जो लगा गया निज नार को, जुए में जो लगा गया निज नार को जलाना उस युधिष्ठिर को था। और आज भी इतिहास गलत ढूंढ रहा है। आज तक किसी के मन में ये प्रश्न नहीं आता कि क्यों 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 एक ऐसे व्यक्ति को सजा दी जा रही है जिसने शायद क्रोधावश कोई निर्णय लिया, परंतु उसने स्त्री के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई। मैं तो किसी रावण का इंतजार कर रही थी। मुझे रावण चाहिए था, मुझे तो चाहिए ही नहीं था। मैं क्या करती, सब युधिष्ठिर थे, सबकी अपनी अपनी मर्जियां थी। सबको लगा ही नहीं कि औरत कोई इतनी जरूरी चीज है जिसको आप इस तरीके से खड़ा नहीं रख सकते। आप भी किसी भी पुरुष की हो सकता है बहन ना हो, पत्नी ना हो, माँ तो सबके है। और उसी पीड़ा के साथ माँ किसी बच्चे को जनती है। तो फिर कैसे कोई पुरुष इस बात की अनदेखी कर सकता है कि आप घंटों प्रतीक्षारत हैं। आपको आज बोला जाता है कि नहीं मंत्री जी नहीं मिल सकते, फिर आप नेक्स्ट डे आ रहे हो, आप तीसरे दिन आ रहे हो, आप चौथे दिन आ रहे हो, और आपके पास कुछ भी ऐसा साफ नहीं है जहां से आप कोई ऐसा रास्ता खोज सको कि भाई मेरे लिए ये कोर्स अगर मैं अडॉप्ट करूंगी तो इस रास्ते से चल करके संभव है मैं अपने किसी अपने को बचा सकूंगी। और रही बात कि वो मेरे पति थे, मेरे या कोई भी व्यक्ति इंसान होने के नाते अगर आपसे ये कहता है कि आप मेरी रक्षा करें, तो कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष क्या करना चाहिए उसे, एज अ ह्यूमन बीइंग उसे क्या करना चाहिए। मैं अपने विषय में बहुत सारी मतलब नहीं
कोई भ्रम पालना चाहती अपने विषय में कि मैंने कुछ बहुत महान किया या कुछ भी किया। मुझे सिर्फ ऐसे लगता है कि मैंने सिर्फ एक ऐसा प्रमाण दिया कि मैं मनुष्य हूँ। यदि रविंदर के बाद कोई और भी मुझे ये बात कहता कि कृपया मेरी रक्षा करें, तो संभव है कि मैं उसी शिद्दत से लड़ती, उसी प्रेम से लड़ती, क्योंकि यही एक सबूत था कि मैं इंसान हूँ। फिर कैसे रविंद्र वापस लेकर आई आप? एक्चुअली मैं बहुत लंबे समय तक जाती रही और एक टाइम ऐसा आया जब मैं हार गई थी। एक टाइम क्या, वैसे तो मैं नॉर्मली हर दिन हारती थी, अगर मैं आपको सही बताऊं। और रोज फिर अपने आप को जुटाना, खड़े करना। हाँ, जुटाना और खड़े करना, और बहुत सारी चीज़ें परिवार में, मतलब आपको लगता है कि भाई जब आप घर वापस जाते हो तो एटलीस्ट आप उम्मीद करते हो कि भाई आपके घर में शायद कोई मुस्कुराता हुआ मिले, लेकिन एक मातम जिसको कहते हैं ना कि एक कभी ना ख़त्म होने वाला, ऐसे लग रहा था मातम पसर गया। और हमें यही नहीं समझ आ रहा था कि भाई मतलब मरा हुआ मान ले क्या, मतलब ऐसे पीड़ा भी होती थी। फिर अचानक से मैं जब सब मंत्रियों से मिल चुकी थी तो मुझे राहुल गांधी जी का ख्याल आया, क्योंकि संभव है कि उस वक्त वैसे तो शायद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी थी, और अर्नब गोस्वामी जी के शो के ज़रिए मैं उनसे बहुत निवेदन कर चुकी थी कि भाई आप मेरी मदद कर दें। तो फिर मुझे एकमात्र जो रास्ता नज़र आया प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद, तो मुझे लगा कि भाई सबको ही पता होता है कि भाई जो पार्टी हेड्स होते हैं वही लगभग तय करते हैं कि हाँ क्या होना चाहिए। तो फिर मैं जब सब जगह से मैं हार चुकी थी, जंतर मंतर हो चुका था, ऑपोजिशन लीडर्स से मेरी बात रेगुलर चल रही थी, सुषमा स्वराज जी, जेटली जी, और एक दो भी जो अनुराग जी, क्योंकि हिमाचल के भी कुछ लोग थे, और जम्मू से भी मेरी फ्रेंड जो थी वो जम्मू कश्मीर के नेताओं से भी वो मिल चुकी थी। तो फिर और हमारी पंचायतें हो चुकी थी, हमने अपना, जैसे हमारी गुलिया खाप है और बनवाड़ा खाप मेरे पिताजी की, सब ने मिलके पंचायतें करी। लोग पैसे देने के लिए, डोनेशन के लिए तैयार कर रहे थे खुद को, लेकिन सवाल ये था कि भी रैंसम इकट्ठा कर भी लो तो भी अगर वो सोमालिया तक पहुंच नहीं पाएगा, वो सिस्टम तो वही बनेगा ना, सरकार के थ्रू बनेगा। तो अब मेरे को लगा कि मैं क्या करूं। तो मैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे, उस वक्त तक सारी फैमिलीज़ वैसे तो मेरे घर में रहती थी, पर क्योंकि 7-8 महीने हो गए थे और उनकी अपने बच्चे भी, मतलब जो मधु थी उसके छोटे बच्चे थे, और 1-2 फैमिलीज़ के में घर में लोग बीमार हो गए थे, तो वो लोग अपने घरों को लौट गए थे, और मेरे सामने ये चैलेंज बच गया था कि भाई यू डोंट हैव टू स्टॉप। तो सुबह सुबह मेरी नानी माँ कह दिया करती, ए ले जोड़ा पकड़, ऐसे पकड़ा देती मुझे, ले बेटी जोड़ा पकड़, अरे ए तू जा आवागा वो उल्टा, मैं क्यों हूँ, ए तू जा आवागा वो उल्टा, मन ने कह दी। जब ऐसे वो मेरा कभी मन ऐसे टूट भी जाता था कि भाई नानी कहाँ जाऊँ, तू ये तो बता दे कि कोई जगह तो होती होगी ना कि तू वहाँ चली जा। तो फिर अचानक से जैसे थोड़ा बहुत मैं पाकिस्तानी फैमिलीज़ थी उनके टच में चली गई थी, अंसार बरनी ट्रस्ट इंटरनेशनल्स के ज़रिए, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी फैमिलीज़ को सेफ गार्ड करने के लिए वहाँ पे पाकिस्तान में भी उनका बराबर चल रहा था कुछ। तो फिर मैं वहाँ जाने लगी राहुल गांधी जी के ऑफिस में। फिर मैं 1 दिन गई, 2 दिन गई, 3 दिन गई, ऐसे ही 10 दिन गुजर गए। फिर मुझे लगा, ग्रीवियंस ऑफिस से मैं निकलती थी तो एक बार ग्रीवियंस ऑफिसर ने कहा, संपा यू कम हियर एवरी डे बिकॉज वी आर इजीली अप्रोचेबल। तो मुझे यही नहीं समझ आता था, वी आर इजीली अप्रोचेबल मतलब 10 दिन धक्के खा रहे हो, मतलब बात नहीं हुई। नहीं, आप ऐसे लोगों को क्यों बिठा रहे हैं जिनको लगता है कि भाई आप ग्रीवियंस ऑफिसर हैं, आप समझिए आप ग्रीवियंस ऑफिसर हैं, आपके पास हो सकता है रात में भी लोग आ सकते हैं, ग्रीवियंस नहीं खत्म होता कभी भी, इतना बड़ा कंट्री है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये क्या है कि हम वी आर इजीली अप्रोचेबल मीन्स, तो क्या आप बुलेट प्रूफ रूम्स बनवा लीजिए, कोई घुसेगा ही नहीं। तो फिर उसके बाद जो है वो मैं वहाँ से निकलती थी और मैं राहुल गांधी जी के घर पहुँच जाया करती थी। वहाँ पे गार्ड्स होते थे, कई बार थक भी जाती थी, अप्रैल मई के महीने थे और छोटा बच्चा भी साथ में होता था, तो स्वेट कर रही होती थी कई बार पानी की बोतल भी ख़त्म हो जाया करती थी, तो बैठी रहती थी वहाँ पे। शायद मैं कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं उस पीपल के पेड़ के नीचे ही जाके बैठ गई और मैं
अंदर भी नहीं घुसी और मैं ऐसे देखती रहती थी किसी वक्त अगर वो गाड़ी लेके निकले और मैं एकदम से ग्रैब कर लूं, मतलब सामने ये लोग तो जाने नहीं दे रहे, तो किसी तरह मैं कर लूं अगर अंदर ऐसे, तो कई बार मैं कई घंटे वेट करती थी। उस वो जो एक ऐसे सीधी सड़क बनी हुई थी, उसके बाहर एक गोल चक्कर था और उसके आसपास एक पीपल का पेड़ था, तो मेरा मन करता था कि मैं बिना ही उनको पता लगे कि वहाँ पे बैठ जाती थी। एक बार किसी गार्ड ने मेरे को बोला, मैडम आप प्लीज़ यहाँ ना बैठिए, तो मुझे इतना पता कि मैं ऐसे बैठी थी बिल्कुल आराम से और मेरा छोटा बच्चा भी मेरे साथ था। तो उस वक्त मेरे अंदर की औरत उस पोजीशन में चली गई थी कि मैंने उसको डायरी लिखना मेरी पहले से ही हैबिट थी, क्योंकि इमोशनल थी तो कुछ चीज़ें लिख लेती थी। तो मैंने उसको ऊपर से बोला कि मैं टेररिस्ट हूँ क्या, टेररिस्ट हूँ मैं। तो वो थोड़ा डर गया कि भाई ये मतलब क्या बोल रही है। और फिर मैं मतलब मेरे अंदर उस वक्त वो पीड़ा थी कि मैं आपको सच बता रही हूँ कि मैं आज तक भी उस दर्द को नहीं भूली कि मतलब आप किसी के साथ क्या कर रहे हो, मतलब क्या है ये। तो और मेरी ये अंतिम उम्मीद थी, मतलब राहुल गांधी वॉज माई लास्ट होप कि मैं यहाँ से कुछ निकाल सकती हूँ। खैर खुदा भी कोई चीज़ होती है। तो धीरे धीरे मेरे पिताजी मेरे को कहते थे कि बेटा नास्तिक मत हो संपा, तू आस्तिक रह, तू सिर्फ अपने काम में ध्यान लगा, जो तू कर रही है भीति मास्ती, ऐसे कहते थे, भीति मास्ती, डर मत और तू करती रह। और सरकारों के ऊपर भी कोई सरकार है बेटा, ऊपर भी कोई बैठा है। तो फिर मैं कहती थी हाँ ठीक है पापा। तो ऐसे कह के मैं फिर घर से निकल जाती थी। तो फिर धीरे धीरे जब कुछ दिन गुजरे तो मैं एक दिन उनके दफ्तर में बैठी हुई थी, तो किसी ने मुझे बोला कि मैडम आप समझ नहीं रही हैं, उनका पैर फ्रैक्चर है, तो उनके पैर में फ्रैक्चर होने के कारण वो आजकल किसी से मिल नहीं रहे हैं। तो अब हमारे हरियाणा के लोग थोड़े से होते हैं, अलग होता। तो मैंने कहा कि मुंह से बात करनी है, कौन सा टांग से बात करनी है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको जो चाहिए मिल जाएगा, 1 महीने का समय आप लेकर के चलिए, सिर्फ 1 महीना हमें दीजिए। मुझे ऐसे लगा कि बाद में ऐसे लगा कि शायद चीज़ें उनको पता थी, कुछ हद तक चीज़ें उनकी शायद नॉलेज में होंगी। लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे थे। और क्योंकि अर्नव गोस्वामी जैसे, राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों ने मतलब मेरी आवाज़ को बुलंद करने की शदीद कोशिश की थी, तो मुझे लगा कि चीज़ें उनके नोटिस में थी। तो किसी ने मुझे कहा कि वो थोड़ी देर के लिए अंदर गए, जब मैं बाहर बैठ के बहुत रो रही थी दफ्तर में, तो वो अंदर गए और उन्होंने मुझे बोला कि मैडम सिर्फ 1 महीना, आप 1 महीना मतलब आराम करें, 1 महीने बाद आपके हस्बैंड आ जाएंगे। उस वक्त के लिए मुझे सच में ऐसे लगा कि सब कुछ झूठ था, क्योंकि मतलब एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब आपको ये लग रहा था कि जैसे आपको बच्चे को कहते हैं ना कि बेटा ले टॉफी, कोई टॉफी पकड़ा दी अब चुप हो जा, मतलब मुझे ऐसे उनके वर्ड्स मुझे ऐसे लगे टॉफी जैसे बहलाने वाले। एक तो चोटिल हो, आप चौखट बदल रहे हो इतने दिनों से, हाँ, कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई उम्मीद नहीं। और सबसे बुरी बात ये थी कि मैं वो तो मेरे पति थे, मरते हुए तो मैं किसी कुत्ते को भी नहीं देख सकती। तो मतलब अगर मेरे प्राण देने से किसी जानवर का भी प्राण बचता हो, तो मेरा हृदय ऐसा था कि ईश्वर आप ले लीजिए, आप इसे दे दीजिए। तो मुझे कहीं ना कहीं अपने पति की वो पीड़ा कि उसका इस तरह से बात करना कि जैसे पार्टिंग वर्ड्स भी नहीं होंगे, मतलब शायद हम अलग हो जाएंगे। और भी मुझे इस बात का भी डर कि चलो मैं तसल्ली कर पाऊँ कि ये मेरे पति का शव है और मैं उसके ऊपर रो के तसल्ली कर लूँ कि वो मर गए हैं। लेकिन एक ऐसे हालात में आपके पति को छोड़ दिया जाए जहाँ पे आपको उसकी लाश देखना भी नसीब नहीं होगा और आपकी गवर्नमेंट के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमला आप नहीं कर सकते, क्योंकि अदर नेशनल्स हैं उस शिप के अंदर, दूसरे देश के लोग भी हैं, तो आपको एक गहरे कम्युनिकेशन की हो सकता है ज़रूरत हो। तो मुझे लगा, और रैनसम भी नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं मैं भले ही उस दफ्तर के चक्कर काट रही थी, लेकिन मेरे हृदय में बस ऐसा था कि भगवान कुछ चमत्कार तेरे पास है तो मुझे दे 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 दे। मैं इतना शिद्दत से मांग रही थी, इतना शिद्दत से मांग रही थी कि तू मेरे ले ले प्राण, तू मेरे ले ले प्राण, लेकिन उसके प्राण बख्श दे। वो मेरे उसने मुझे संदेश भेजा है कि तू किसी तरीके से मुझे
बचा ले तो किसी स्त्री के अभिमान को कम से कम तू ना गिरने दे। उस वक्त मुझे उस दफ्तर में बैठ के सिर्फ यही लगा था कि सब झूठ है, ये झूठ है शायद। और मुझे लगा कि मुझे कल फिर आना है यहाँ। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो उसने कहा कि मैडम प्लीज़ इस दफ्तर में झूठ नहीं बोला जाता। मुझे 3 चीज़ें याद हैं, बहुत अच्छे से मेरी डायरी में लिखी हुई है उस दिन की। ग्रीवियंस ऑफिसर जो मुझे रोज़ाना बोलती थी वो भी मैंने लिखा हुआ है। SM कृष्णा जी मुझे जो बोलते थे वो भी सब मेरी डायरी, पुरानी डायरियों के अंदर सेफ है। सुषमा स्वराज जी से मेरी क्या क्या बातें होती थी। और एक बार जैसे मैंने उनको बोला था कि हम रैनसम इकट्ठा करते हैं और किसी तरह से आप क्या भिजवा दोगी, तो उन्होंने मुझे बड़ी कड़क आवाज़ में कहा था, नहीं शंपा, तुम अपनी लड़ाई लड़ो, ये क्या तुम घर घर जाकर भीख मांगोगी, और अगर तुम्हें वही अच्छा लग रहा है तो फिर मांगिए आप भीख, वरना अपनी लड़ाई आप जारी रखें। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला था। तो मुझे लगा कि शायद अब कोई एंड नहीं होने वाला इसका। तो मैं आपको सच बताऊं, मैं इलीगल मीन्स को भी ढूंढने लगी थी कि किसी तरीके से अगर साथ जीना पॉसिबल नहीं तो चलो मरने की तैयारी करते हैं और मैं सोमालिया पहुंच जाती हूँ। किसी तरह मैं किसी डाकू के पैर पकड़ लूंगी, उसको बोल दूंगी मेरे पति को छोड़ दे। मतलब मेरे अंदर वो सब चीज़ें बुरी तरह घर कर चुकी थी। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं सच में मतलब ऐसे ऐसे बॉर्डर्स पे चली गई थी कि कुछ लोग मुझे ऐसे मिल गए थे, मेरे हस्बैंड के मर्चेंट नेवी के फ्रेंड्स, जिन्होंने कुछ लोगों से बात करी, कुछ तरीके ढूंढ रहे थे कि भी किसी तरीके से नेपाल में किसी से बात कर रहे थे कि भाई कुछ 5-10 लाख रुपए ले करके और इनको पहुंच जाओ और हम कुछ पैसा इकट्ठा करके चुपचाप दे करके और बंदे को ले आए। लेकिन वाकई में ईश्वर है, वाकई में ईश्वर आपको सुन रहे होते हैं, आपकी पीड़ा, आपकी तकलीफ वो देख रहे होते हैं। मुझे उस वक्त ये मतलब इतना गहरे महसूस हुआ, क्योंकि छोटी थी ना तब एक वो पढ़ती थी, मैं कहानी पढ़ती थी कि भाई कोई लेंचो नाम का किसान था, उसका खेत बर्बाद हो गया था, उसको ये पता ही नहीं था, उसने एक चिट्ठी लिख दी कि भगवान कुछ 100 रुपये भेज दे मुझे और अगली फसल बोऊंगा, तेरे को तो ही पता है ओलावृष्टि ने मेरा खेत खा लिया। तो वो किसी अच्छे व्यक्ति ने वो चिट्ठी पढ़ ली, पोस्ट मास्टर ने, उसको लगा यार भगवान के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, कितना सीधा आदमी है ये। उसने बेचारे ने किसी तरह कोशिश करके कुछ पैसे 70-80 रुपए जोड़ करके लेंचो को भेज दिए। हालांकि लेंचो को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि भाई उसको लगा भगवान तो पूरे 100 भेजेगा, इन्होंने खा लिए तुम तेरे 20-30 रुपए। तो अब मेरे लिए शायद मैं लेंचो थी और ये जो राहुल गांधी जी थे शायद पोस्ट मास्टर थे। अब मैं भगवान को चिट्ठियां लिख रही थी। अब मेरे को उस दफ्तर में बोल दिया कि यहाँ पे ना मैडम झूठ नहीं बोलते, और एक बात आपको बता दें, उन्हें इस बात का क्रेडिट भी नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, मतलब उस लेवल पे वो 2 बातें मुझे अच्छे से याद है। आपके पति 1 महीना आप शांत बैठे, आप शांत रहें, क्योंकि एक इंटरव्यू में मैंने ऐसे ही कह दिया था मैं राहुल गांधी जी को गोली मार दूंगी, क्योंकि मुझे लगा था कि वही एक आदमी है जो सबसे पावरफुल है और जो मेरे पति को बचा सकता है, और वो मिल नहीं रहे। तो अब मैंने वो चीज़ बोल दी, किसी ने कैप्चर करके उसको कहीं वायरल कर दिया, फिर आई भी का आना मेरे घर पे, फिर इंक्वायरीज होना। संभव है किसी अफसर को लगा होगा कि भाई वो कोई ज़रूरी पार्ट है करने के लिए, पर जब उनको लगा कि भाई इसमें कोई भी मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा में आगे बोला गया, दर्द में बोली गई चीज़ें हैं, तो उन्होंने मुझे मतलब कोई तकलीफ नहीं दी। ऐसे तो मैंने जंतर मंतर पे, क्योंकि पाकिस्तान अपने नागरिकों के लिए रैनसम देने की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ रैनसम इलीगल नहीं है, तो वो तैयारी कर रहे थे अपने नागरिकों को छुड़वाने की। और मेरे को लगा कि मेरी तरफ से मेरी गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही, तो मैं बड़ा जोर से रोई उस दिन जंतर मंतर पे, और मैंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। पॉसिबल है कि मुझे जेल में डाल दिया जा सकता था, पर मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं अपने दर्द के साथ हालांकि वहाँ 2-2:30 बजे तक अकेले जंतर मंतर पे रोती रही। सब चले गए थे कैंडल लाइट मार्च करके। उसके बाद ही मैंने ये फैसला किया था कि मैं अब अपनी लास्ट होप टू ग्रैब मिस्टर राहुल गांधी। और फिर जब मुझे यहाँ बोला गया कि भाई 1 महीने में आपके पति जो हैं वो वापस आ जाएंगे और उन्हें इसका क्रेडिट भी नहीं चाहिए, और फिर जब मैंने ऐसे अपना मुंह पकड़ के ऐसे बोला कि झूठ झूठ, तो उन्होंने हल्के से कहा मैडम यहाँ झूठ नहीं बोला जाता। एक रिपोर्टर हुआ करते थे जो 24 घंटे मेरे साथ ही रहते थे मेरी हेल्प करने के लिए, जसकीरत थे,
और एक प्रियाली सूर भी थी, उस दिन जसकीरत थे शायद। फिर उन्होंने मुझसे बाहर निकल के पूछा कि क्या बोला, अंदर क्या बोला। तो मैंने कहा कि वो बोल रहे हैं कि 1 महीने में आ जाएंगे। तो मैंने बोला झूठ ही। तो वो बोले कि इस दफ्तर में ना हम झूठ नहीं बोला जाता इस दफ्तर में। तो फिर मैं जसकीरत ने मुझे ये बात बोली, ये सच कह रहे हैं चंपा वो, हम लंबे टाइम से रिपोर्टिंग में कवरेज करते हैं, हैं। ये यहाँ पे झूठ सच में नहीं बोली जाती। तो उस वक्त कोई मुझे नहीं मना सकता था इस बात को। इवन मेरे हस्बैंड के आने के बाद भी मुझे इस बात का एहसास कम था कि क्या हुआ है। देखिए कब आए फिर वो? ठीक 1 महीने बाद आए? ठीक 24 जून को, 24 मई की बात है जब मैं वहाँ घूम रही थी। इट वॉज डेफिनेटली लास्ट वीक ऑफ मे, 23 मई 24 मई ऐसा कोई समय था। और क्योंकि मेरी डायरी में वो वाकया लिखा हुआ है, ऐसा इस लास्ट वाले वीक का जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है मई 2011, तो अब था तो वो मई का महीना। और फिर मैं जब वापस आई ठीक 24 जून को इनकी सोमालिया कोस्ट से रिहाई हो चुकी थी। हालांकि ये पहुंचे घर 26 को थे, लेकिन 24 को रैंसम पे होकर के और वो छूट गया। 2 रैंसम जो है वो बेसिकली पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है वहीं से अरेंज हुआ, क्योंकि जब 2 साल बाद एज ए गेस्ट मुझे पाकिस्तान इनवाइट किया गया, तब मुझे ये बात समझ में आई कि कुछ तो मतलब कुछ तो ऐसा है जो शायद मुझे जानने की ज़रूरत थी। उस वक्त तो क्योंकि आप उस मेंटल सिनेरियो में नहीं थे, आपको लग रहा था कि यू वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम योर गवर्नमेंट, अ लॉट, और आप भाग भी बहुत रहे थे। तो फिर आपका जो मतलब नॉलेज है उसके मुताबिक तो रैंसम पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ही पे किया और ऑफिशियली गया है वहाँ से सारी चीज़ें। लेकिन पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट केवल अपने नेशनल्स पे ही काम कर रही थी, फॉर पाकिस्तानीज पे वो लोग कंसंट्रेट कर रहे थे। जो रैंसम मनी गई वो फिर पूरे शिप के लिए गई, सबके लिए गई, सबके लिए गई। और इवन मिस्र के लोग भी छूट के आए। एक श्रीलंकन, वो वाला पार्ट आपने नहीं पूछा पाकिस्तान में जाके कि आपने जो मनी पे की है वो मनी कहाँ से अरेंज हुई, ये कहाँ से आया कि हमने सबके लिए पे करनी है? देखिए उस 1 महीने के दौरान सिर्फ एक चेंज मैंने महसूस किया था कि बहुत सारे पाकिस्तान रिपोर्टर्स ने मुझसे कांटेक्ट किया, पाकिस्तान रिपोर्टर्स ने, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान में एक मुहिम चल रही थी, रैंसम इकट्ठा करने की मुहिम, जिसमें जो कैप्टन साहिब थे वसीम जी, उनकी बेटी लैला का बड़ा मतलब अहम रोल था। तो जब वो रैंसम अमाउंट इकट्ठा किया जा रहा था तो पहले तो मतलब ओपिनियन था, क्योंकि आपको पता है द वे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, और इनको किस तरीके से पॉलिटिकली भी इस्तेमाल किया जाता है ना कि पाकिस्तान पहुंच के, तो मैं सच बता रही हूँ कि मेरा दिल भर ही गया था कि हम नफरत के कौन से तालाब में डूबे मरे जा रहे हैं। यहाँ तो मतलब ऐसे आम जनता जो मुझसे छोटे छोटे सवाल कर रही थी, आप कहाँ पे रहती हैं वहाँ, मैंने कहा गोहाना, लाला जी की दुकान है वहाँ पे। तो इस किस्म की बातें थी। उस लाला जी की दुकान की बाजू में हमारे पिताजी की दुकान हुआ करती थी, छोटी सी टेढ़ी होकर के, सामने एक बड़ी सी दुकान थी। तो बड़ी बड़ी बातें थी, मतलब लोगों को बहुत कुछ याद था जो मुझसे जानना चाहते थे, जो लोग मुझसे कराची में, लाहौर में मिलने के लिए आए थे। तो मुझे सच में मतलब ये लगा कि रो लूं कुछ पल, तो क्योंकि बेसिकली जो जो जख्म हम लोगों के दिलों पे बेमतलब लिख दिए जाते हैं, बेमतलब, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिसको पंडित नेहरू ने कहा था कि हमें अब भी सिविलाइज्ड होने की जरूरत है, कि इंसान अचानक इंसान से नफरत करने लगता है, अचानक बगैर ये सोचे समझे कि कुछ तो तुमसे भी हुआ है जो सामने वाला आपसे शदीद नाराज है, कुछ तो आपसे भी हुआ है। मुझे उस वक्त मुझे कभी कभी लगता है कि दुनिया में अगर कवि हृदय ज्यादा होते तो शायद ये दुनिया इतनी कठोर ना होती। मैं सच कह रही हूँ, मेरे इतना लिए दर्द भी नहीं होता शायद। किसी ने मेरे से पाकिस्तान में पूछा कि आप कैसे देखती हो इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल थी चीज़ें। तो मैंने उसको सिर्फ एक ही बात बोली थी, मैं बोली भाई जी मेरे लिए तो बस एक ही सेंटेंस में ख़त्म कर देती हूँ। बोला बोलिए। मेरे कहा मैं तो जब से मतलब ये सबसे गुजरी हूँ तो मेरे दिल में बस एक ही बात है कि जब से टूटी मस्जिद मैं मंदिर गया नहीं, बस। अब मैं इससे ज़्यादा आपको क्या कह सकती हूँ। और
उस व्यक्ति ने भी शायद मुझसे, उस रिपोर्टर ने दोबारा कोई सवाल इस चीज़ को लेकर के नहीं किया। लेकिन आपने उसके बाद कभी अपनी सरकार में या राहुल गांधी से कभी किसी से पता लगा हो? आपको कभी नहीं पता लगा कि क्या हुआ था सिस्टम? मैं इतना जानती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान पहुंची, अब उस वक्त जब ये सब हो रहा था ना, मतलब होके खत्म हुआ था जस्ट, तो मेरे अंदर गुस्सा था, मेरे अंदर चीज़ों को सोचने की शक्ति नहीं बची थी। लेकिन जब मेरा मन स्टेबल हो गया तो मुझे वो 3-4 वाक़ये और मेरा पाकिस्तान जाना, और वहाँ पे एक बड़ी वयोवृद्ध सी सफ़ेद साड़ी वाली महिला गवर्नर हाउस में मौजूद थी सिंध में, तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उसने कहा कि बेटा, संभव है तुम्हारी स्टोरी से हम लोगों के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ कुछ अच्छा हो, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ अगर मैं ज़िंदा रही, क्योंकि वो शायद अराउंड क्रॉस्ड 85 थी। तो बोला अगर मैं ज़िंदा रही तो मैं आपकी कहानी ज़रूर लिखना चाहूँगी, और आपके हुक्मरान ने आपकी बहुत मदद की। मैं उस एक शब्द पे अटक गई थी, हालांकि वहाँ पे इतने मतलब बड़े बड़े रिनाउंड लोग थे कि उस हसल बसल में मैं उन मोहतरमा को, मतलब उस एक जो आरामदायक बातचीत है उसके लिए तो मैं नहीं इनवाइट कर पाई, पर कुछ चीज़ें मेरे मन में रह गई। जैसे मुझे टेलीफोनिकली कनेक्ट किया गया था जिन जिन लोगों ने मेरी मदद करी थी, तो उसमें MQM के अल्ताफ़ हुसैन जी भी, शायद उनका कोई बड़ा रोल था। हालांकि इतनी बड़ी पॉलिटिक्स में, मतलब मैं कहाँ थी, मैं नहीं समझ सकती। तो शायद कोई मौका मिले मुझे कभी कुछ जानने का तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो उन्होंने, मुझे इतना पता है कि भाई वो थे सिंध के गवर्नर थे डॉक्टर इज़्ज़तुल इबाद खान। उन्होंने कहा कि आप ख़ास कोई आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो मैंने उनको बड़ा अच्छे से प्रणाम नमस्कार कहा, और उन्होंने सिर्फ इतना ही संदेश दिया, देखिए मोहतरमा को पाकिस्तान में इनकी पता नहीं वो इज़्ज़त अफजाई में किसी भी किस्म का, मतलब हमारी भाषा में कमी ना रह जाए, मतलब इनको ऐसा महसूस किया जाए, करवाया जाए कि भाई ये मतलब बड़े सुरक्षा में और बड़े प्रेम में, मतलब इनको कोई भी तकलीफ़ यहाँ नहीं आनी चाहिए, आप इस बात को मेक श्योर करें। और उन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं दी। मुझे ऐसे लगता है कि एक कॉमन पर्सन की जो लाइफ थी, हम जितनी भी फैमिलीज़ वहाँ थे या पाकिस्तान की भी जो फैमिलीज़ थी, वो कोई भी बहुत रसूखों वाली पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। अचानक पाकिस्तान का अपना निर्णय बदल देना कि भाई हम केवल पाकिस्तानी नहीं, सभी के लिए हम लोग जो है पैसा देंगे, और वहाँ रिक्शा पुलर्स तक ने पैसा डोनेट किया। ना केवल पैसा डोनेट किया बल्कि जो अमाउंट नीडेड था उससे भी कई गुना ज़्यादा इकट्ठा हो गया अमाउंट जो है वो ट्रस्ट में जो भी उन्होंने संस्था क्रिएट करी थी। और फिर इतनी नफ़रतों के बावजूद, मतलब जो हम सुन के बड़े हुए हैं, तो वो सब, क्योंकि जो घृणित स्पीचेस हमें दी जाती हैं। एक चीज संपा जी मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुरी भी लग सकती है। हम लोगों को 15 अगस्त के दिन मूवी दिखाई जाती है भारत पाकिस्तान के अगेंस्ट वाली लड़ाई वाली, जबकि हम आजाद तो अंग्रेजों से हुए थे। बात तो सच है, बात तो सच है, लड़ना अंग्रेजों के खिलाफ चाहिए, हमें वो दिखानी चाहिए। लेकिन हम मूवी देखते रहे बचपन से लेकर आज तक, 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे पाकिस्तान से लड़ाइयाँ कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ मतलब एक बात बोल सकती हूँ दिल से, जिसको लगता है ना कि पाकिस्तान में कुछ खराब लोग रहते हैं, वो प्लीज एक बार पाकिस्तान जरूर जाएं। अगर को किसी भी लेवल पे उनको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है कि वो पाकिस्तान जा सकते हैं, तो और फिर आने के बाद वो अपना अनुभव जरूर शेयर करें, तो उन्हें पता चलेगा कि वहां पर बिल्कुल ऐसे ही लोग हैं जैसे यहाँ बुरे लोग कहाँ नहीं कि हमारे बीच नहीं है। किसी भी धर्म में होते हैं, किसी भी जाति में होते हैं, पर बुरे सिर्फ बुरे ही होते हैं। सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत का है ना। आपने तो बहुत करीब से महसूस भी कर लिया है कि सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत का है। जब पड़ी पर दुख दर्द में कोई काम आता तब पता लगता है कौन सा धर्म बड़ा है। सबसे बड़ा धर्म सबसे बुरी बात सुदेश जी सिर्फ इतना है जो मुझे महसूस होती है कि भारत को शायद किसी ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो किसी सकारात्मक तरफ परिवर्तन को लीड कर सके। सब कुछ मतलब जैसे हरा थका थक गया है सिस्टम। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर वो है जिसे फाइनेंस का एफ नहीं पता, एजुकेशन मिनिस्टर वो है जिसको एजुकेशन का ई नहीं पता,
और महिला बाल विकास मंत्री वो है जो महिलाओं को जानता ही नहीं या जानती ही नहीं, कोशिश भी नहीं करी कभी। तो मुझे ऐसे लगता है कि परिवर्तन की ज़रूरत बेसिकली राजनीति में सबसे ज़्यादा जरूर। सच बात है। और वो लोग जैसे आपने, क्योंकि सिस्टम से लड़ाई लड़ी, जब तक हमारा सिस्टम से, सरकार से वास्ता नहीं पड़ता तब तक हमें फिर भी लगता है कि ठीक ही चल रहा होगा। लेकिन जब उससे एक टकराना होता है ना, जब आप अपने अधिकार के लिए लड़ते हो, तब हमें समझ में आता है कि हम कहाँ हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जो मैं महसूस कर पाई, हर औरत हर दिन लड़ रही है यहाँ, हर औरत। और अगर किसी मंत्री को अपने एसी कमरे में बैठ के ये बात महसूस हो रही है ना कि औरतें दुखी नहीं हैं औरतें, तो मैं इनवाइट करती हूँ कि प्लीज़ मैं आपको लाखों दुखी औरतों से मिलवाऊंगी जो शायद पता नहीं मतलब सुबह संघर्ष शुरू करती हैं और शायद रात को सो के भी नहीं गुजारती, और फिर नया संघर्ष अगले दिन उनके इंतजार में होता है। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। सबसे बड़ी बात तो आपने ये की कि इस संघर्ष को, इस लड़ाई को आपने शब्दों में पिरो दिया, एक किताब बना दी। ये एक उजाला, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि उजाला है ये। जब भी कोई थकी हारी किसी भी वजह से कोई औरत बैठेगी और उसके हाथ ये किताब होगी, तो मुझे लगता है उसको खड़े होने की हिम्मत तो बंधेगी। बिल्कुल, ना केवल हिम्मत बंधेगी, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि एक ऐसा औरतों का एक ऐसा संगठन शुरू हो जिसमें कोई भी औरत किसी दूसरी औरत को अकेला फील ना होने दे। हाँ, कंधे से कंधा मिला के वो लड़ाई मिलकर लड़ी जाए। वो असली सिविलाइजेशन होगी, असली सभ्यता का वो दौर होगा, शिक्षा का वो दौर होगा जो अचीव्ड होगा। अदरवाइज तो पैसा, मनी या कोई भी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आपको सिविलाइजेशन का सी भी सिखा पाती हैं। आप पढ़ लिख करके भी अनपढ़ हो जाते हैं यदि आप किसी की पीड़ा नहीं समझ रहे। और इंसान होने के नाते क्या आपको किसी जानवर को भी तंग करने का राइट है? मुसीबत तो ये है ना कि हम अब तक किसी बात को नहीं समझ पाए कि हम इंसान हैं, और हमें जानवरों तक को तंग करने का राइट नहीं है। फिर इंसान तो आपस में इंसान है, हम उन्हें क्यों मतलब इस क्रूअल तरीके से बांट रहे हैं कि भाई वो ये समझने में भी फेल हो चुके हैं कि वन डे वी ऑल हैव टू डाई एंड वी जस्ट everyone has to define कि हमने ज़मीन पर रह के क्या किया। और सबके बही खाते, हमारे हरियाणा में कहते सबके बही खाते एक ही जगह पे तय होने हैं, एक ही सिंगल वन प्लेस पे, और उसके बावजूद हम पता नहीं किस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन संभा जी, मेरी पहली मुलाकात है आपसे, और जिस तरह से संघर्ष मैंने आपका न्यूज़ से सुना, पढ़ा, देखा, और फिर किताब तो मैं भी नहीं पढ़ पाई, मैं ज़रूर पढ़ूंगी इसको। लेकिन इस बातचीत से मुझे लगा कि एक ही औरत के अंदर दो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं। एक तो इतनी कोमल हृदय, इतनी इमोशनल है, दूसरा इतना गुस्सा, जज्बात हैं, और किसी से भी चुनौती लेके लड़ने को तैयार हैं। और ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि जो जितना कोमल इमोशनल होता है उतना ही वो ताकतवर होता है। इमोशनल होना हम कमजोरी समझते हैं। मैं कहती हूँ वो इमोशनल है तभी वो लड़ने की हिम्मत जुटा पाता है। एग्जैक्टली। अगर वो इमोशनल नहीं है तो वो लड़ाई नहीं लड़ेगा। देखिए, एक मदर पूरे बिना तैरना जानते हुए यदि उसका पुत्र कहीं गिर जाए या पुत्री कहीं गिर जाए, तो वो बिना तैरना जानते हुए भी वो उस पानी के अंदर कूद सकती है। तो अगर वो पहाड़ कठोर है, लेकिन फूल तो उसके सीने में भी उगते हैं कहीं ना कहीं। तो कठोरता में ही कहीं ना कहीं कोमलता है, और कोमलता में ही कहीं कठोरता है। और सबसे बड़ी बात, प्रेम एक पीड़ा है, और पीड़ा जितनी गहरी होगी ना, वो उतना ही सैलाब बनेगी। ये प्रेम के धागे बांधते बांधते वहां तक वो जो डोर बनाई थी ना आपने, उस डोर के जरिए ही आप अपने पति को सकुशल ले आई, वापस लौटा लाई। ये एक औरत ही कर पाती है। और आपकी बार बार जो नम होती आंखें थी, वो मेरा दिल भी अंदर तक पसीज रहा था कि बहुत कुछ झेला आपने। लेकिन कहानियां तभी बनती हैं संघर्षों से, प्रेम से, उम्मीदों से, भावनाओं से। और ये जो किताब है, हम इसका लिंक भी शेयर करेंगे दर्शकों के साथ कि ये पढ़ें, लोगों तक जाए। और वैसे भी हरियाणा की लड़कियों के बारे में तो कहते हैं कि माई छोरी के छुरा तक कम है ना। बिल्कुल नहीं है। हरियाणा तो मैं समझती हूँ, देखो मैं बहुत सारे स्टेट भारत के घूमी हूँ, लेकिन मैंने देखा कि जो हिम्मत हरियाणा की औरतों में है, हाँ, वो हिम्मत ढूंढना बड़ा मुश्किल है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई, आपने इतनी बखूबी अपनी कहानी बताई, और एक कहानी जो विस्तार से कोई जानना चाहेगा संपा कौन है तो इस किताब के जरिए जान पाएंगे। लेकिन लास्ट में मुझे पता है कि संपा का मतलब क्या, मैंने सर्च किया कि बड़ा यूनिक सा नाम है संपा। संपा का मतलब जरा समझा जाइए। जी, एक्चुअली ये संस्कृत का नाम है, और मेरी मम्मी जो है, बड़ी मज़ेदार सी एक कहानी है। वैसे तो मेरे पिताजी मैंने आपको बता ही चुकी हूँ, संस्कृत के प्रोफेसर हैं, और मेरी मम्मी भी बीएमएस डॉक्टर हैं। लेकिन अब मेरी 2 बहनें हो गई थी बड़ी, और फिर मेरा भाई पैदा हुआ। तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई मेरे को जो चाहिए था सब ईश्वर ने मुझे दे दिया, अब मुझे चौथे बच्चे की आवश्यकता नहीं है। बट माई मदर ने ये सब इंसिस्ट करना जारी रखा कि एक एक बेटा और मेरे को चाहिए। तो मेरे पापा इस बात पे बड़ा जोर देते थे कि लड़का एक ही भला होता है, नहीं तो फिर कौन लड़ाइयाँ सुलटेगा इनकी। तो फिर मेरी मम्मी नहीं मानी, और किसी तरह मैं गर्भस्थ हो गई। तो थोड़ा झगड़ा हुआ दोनों के बीच में। तो पापा ने कहा मम्मी को गुस्से में कि अगर तेरा तप होगा तो लड़का हो जाएगा, और मेरा तप होगा ना तो तेरे बेटी ही होगी। तो उसके बाद जो है वो मैं पैदा हो गई। तो फिर मेरे पापा की शर्त थी कि उसके बाद आप इसे बंद कर दे। तो फिर मैं पैदा हुई, तो मेरे पिताजी की भावनाएं मुझसे ज़्यादा जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक स्पेशल सा नाम दिया, संपा, जिसका मतलब होता है बेसिकली थंडरबोल्ट, जो बादलों में आसमान से बिजली कौंधती है। हाँ, कौंधती है। तो इसीलिए उन्होंने मुझे मेरा नाम रखा संपा। आपने सार्थक कर दिया। वो बिजली कौंधना, जो बादल थे वो दुख, जो घड़ी आई ना उनके ऊपर, वो बादल मुझे लगता है वो दुखों का प्रतीक थे, और संपा वो बिजली जो कौन थी वो आप थी। आपने अपने पूरे नाम को सार्थक किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही लगी रहें, इसी हिम्मत के साथ और इसी भावुकता के साथ भी, क्योंकि भावुकता मुझे लगता है आपको ताकत बख्शती है। बहुत बख्शती है। मैं समझती हूँ कि जो आंसू होते हैं ना, वो ईश्वर के नज़दीक होते हैं। तो कोई आपकी बात सुने ना सुने, लेकिन जब वो आंखों से बहने लगते हैं ना, तो वो एक सबसे बड़ी सत्ता हिल जाती है। सच बात है। तभी आप आज के युग में भी सावित्री बन बैठी हैं हमारे सामने, कैसे अपने पति को मौत के मुंह से ले आई। जी, क्योंकि हमको मतलब जो मेरे पिताजी थे, उनके रूम में एक तस्वीर रहती थी जिस पे लिखा रहता था, गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। तो मैं उसको पढ़ते पढ़ते हुई थी। फिर पिताजी, कई बार मेरी मम्मी का और आपस में पिताजी का कुछ कहना सुनना होता, तो मेरे पिताजी मेरी मम्मी को कहते थे भली औरत, क्या कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये इन 4 चीज़ों को पति पत्नी साथ चल के ही पा सकते हैं। और ये रिश्ते को तू ये ना समझ कि भाई तुम तोड़ सकते हो। अगर ईश्वर के आदेश को समझोगे तो ये सृष्टि का सबसे बड़ा रिश्ता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब ऐसे मेरे पिताजी, कई बार मेरी माँ की। हाँ, बड़ी लंबी बातें हो जाएंगी हमारी, वैसे बहुत लंबी बातें होंगी, वरना तो आज के युग में जहाँ शादियाँ एक महीना नहीं ठहरती हैं, और कैसे लिव इन रिलेशनशिप बढ़ता जा रहा है, या जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बातें होती हैं, उन रिश्तों की कहानियाँ जो हम सुनाते हैं खबरों में, न्यूज़ में, वहाँ आप जैसी कहानी तो वाकई में बहुत प्यारी खूबसूरत कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।